हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7th हिंदी की बुक का चैप्टर लास्ट 20 विप्लव गायन। तो देखिए, ये चैप्टर जो है बेसिकली इसमें बताया गया है, ये कविता जो है ना, इसमें जो प्रथाएं चली आ रही हैं, बुराइयां चली आ रही हैं और जो एक तरह से बेड़ियों को तोड़कर विकास और गतिशीलता मतलब आगे बढ़ने के पथ पर अग्रसर होने को प्रेरित करती है। मतलब ये कविता जो है ना, वो कहती है कि जो पुरानी रीति रिवाज चले आ रहे थे, इनको छोड़ो, इनको तोड़ो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। इस कविता के माध्यम से कवि नागरिकों को कहना चाहते हैं कि वे अब शांति और प्रेम के गीत गाना छोड़ दें और कुछ ऐसी तान सुनाएं जिससे हलचल मच जाए। तो इस तरीके की बातें करने की बात मतलब इस तरीके की बात कर रहे हैं कवि कि शांति और आराम से रहना और ये सारी बातें छोड़ो, क्रांति लेकर के आओ, मतलब जीवन में अच्छे बदलाव लेकर के आओ और इस तरीके के काम करो कि क्रांति की चिंगारियां फूट पड़े, महान परिवर्तन की शुरुआत हो सके। मतलब बहुत ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत है, वो बदलाव आ सके। क्रांति का ये गीत जीवन में चिंगारियां पैदा करने की प्रेरणा देता है और मतलब भयंकर कष्ट भी होगा मगर उसके बाद अच्छाई भी होगी। महाविनाश की मारक गीत अवरुद्ध हो जाता है, पर हृदय में जिस व्यवस्था के विरुद्ध आक्रोश है, इसके कारण क्षण भर में ही सब कुछ स्वाहा हो जाएगा। तो मतलब जो आपके मन में विरोध चल रहा है, जो दिक्कतें चल रही है जीवन में, वो सारी की सारी खत्म हो जाएंगी अगर एक बार आप क्रांति के लिए उठ खड़े होंगे। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल बच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। फिर तो इसमें मतलब क्या कह रहे हैं, सावधान मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं, टूटी हैं मिजराबे उंगलियां और दोनों मेरी ऐठी हैं। तो इसका क्या मतलब है? देखिए, तान का मतलब जो है, जो तान शब्द है ना, तान तान का मतलब होता है गीत, मतलब तान शब्द का मतलब गीत होता है। उथल पुथल का मतलब होता है हलचल, उथल पुथल का मतलब हलचल होता है। हिलोर हिलोर का मतलब होता है लहर। और मिजराबे मिजराबे जो है, इसका मतलब वीणा। जो देखिए राइटर ने हाथ में पकड़ रखी है, मिजराबे का मतलब होता है वीणा। और वीणा बजाते समय उंगलियों में जो है, सॉरी, मिजराबे का मतलब जो वीणा बजाते हैं, तो वीणा में स्ट्रिंग्स होते हैं ना, उसमें पहनते हैं, जो उंगलियों में पहनते हैं वीणा बजाते हुए। और ऐठी का मतलब होता है अकड़ गई है। अब देखिए ज़रा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मीनिंग हम समझते हैं। अब कवि ऐसे गीत का आह्वान कर रहा है जो क्रांति मचा दे, परिवर्तन की लहर उत्पन्न कर दे। कवि सावधान करते हुए कहते हैं कि ये गीत जीवन रूपी वीणा में चिंगारियां पैदा कर सकता है, शांति नष्ट हो सकती है तथा ये परिवर्तन भयंकर कष्ट प्रदान कर सकता है। क्रांति का ये गीत वर्तमान व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर सकता है, जिससे जीवन अस्त व्यस्त होने की संभावना है। तो कवि कहते हैं कि ये जो मैं गीत गाने जा रहा हूँ, विप्लव गायन है, ये क्रांति मचा सकता है। मतलब सब कुछ, क्रांति का मतलब होता है रिवॉल्यूशन आ जाना, एक भयंकर बदलाव ला सकता है, परिवर्तन की, चेंजेस की एक मतलब जैसे कि वेव आ जाए, चेंजेस की लहर उत्पन्न कर देगा बदलावों की। कवि सावधान करते हुए कहते हैं कि ये गाना, ये गीत जो है वो जीवन रूपी वीणा से उत्पन्न हो रहा है, तो वो चिंगारियां पैदा कर रहा है। इससे क्या होगा कि जो सब कुछ हर तरफ आराम है, शांति है, ये नष्ट हो जाएगी और लाइफ में भयंकर बदलाव आएंगे। सब कुछ छिन्न भिन्न भी हो सकता है और जीवन एकदम से अस्त व्यस्त भी हो सकता है। तो ये मतलब चेतावनी दे रहे हैं जो राइटर हैं। अब आगे देखते हैं। कंठ रुखा है महानाश का, मारक गीत रुद्ध होता है, आग लगेगी क्षण में हृदय में, अब शुद्ध युद्ध होता है, झाड़ और झंकार दग्ध है इस ज्वलंत गायन के स्वर में, रुद्ध गीत की क्रुद्धतान है निकली मेरे अंतर्मन से। अब इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए कंठ जो शब्द है ना, कंठ कंठ का मतलब तो देखिए गला होता है। महाविनाश का मतलब काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन, विनाश होना। मारक गीत का मतलब होता है मृत्यु तथा विनाश का गीत, तो मृत्यु मतलब मरने का गीत जो है। और रुद्ध का मतलब होता है रुका हुआ। क्षण का मतलब होता है पल भर के लिए। हतल का मतलब होता है अंतर्मन, जो ये हतल का मतलब होता है अंतरतम, मतलब हृदय की गहराई में। शुद्ध का मतलब होता है यहाँ पर जो है क्रुद्ध हो जाना, दुखी हो जाना या चिंतित हो जाना। और दग्ध ये जो शब्द है, ये होता है इसका जले हुए। और अंतरतर मतलब हृदय की गहराइयों में।
और झाड़ झंकार मतलब जैसे एक्स्ट्रा पेड़ नहीं लग जाते, झाड़ हो गई है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा घास उग गई है, वही होता है झाड़ झंकार। तो देखिए अब इसका एक एक शब्द का मीनिंग देख लिया, अब इसका पूरा ओवरऑल मतलब हम लोग समझ लेते हैं। इसमें क्या है कि क्रांति के गीत, राइटर जो है वो क्रांति का गीत गाने की बात कर रहे हैं। अब क्रांति के गीत गाने से जो परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं उससे महाविनाश का कंठ रुक जाता है तथा मृत्यु का गीत अवरुद्ध हो जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि परिवर्तन की मांग जब भी उठती है उतनी ही तेजी से उसके दमन का प्रयास भी आरंभ हो जाता है। मतलब आप क्रांति कर रहे हैं, आप रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, जब भी आप कोई चीज़ बदलने की कोशिश करते हैं ना, कोई क्रांति लाने की कोशिश करते हैं, उसी के साथ ही उसके दमन की मतलब उस क्रांति को रोकने की बातें भी तभी ही शुरू हो जाती है। मतलब अगर आप कोई चीज़ बदलने की कोशिश करते हैं ना, तो दूसरा इंसान उसको रोकने की कोशिश तभी ही शुरू कर देता है, उसके दमन की, उसको रोकने की चीज़ की तैयारी भी शुरू हो जाती है कि आप कुछ बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। पर कवि कहते हैं कि यह अवरोध अधिक देर तक रुकने वाला नहीं है। मतलब कोई हमें रोकने की कोशिश कितनी भी कर ले, हम लोग ज़्यादा टाइम तक नहीं रुकने वाले, हम तो क्रांति लेकर आएंगे। हृदय में परिवर्तन व्यवस्था के प्रति जो आक्रोश उत्पन्न हो चुका है वह क्षण भर में सब कुछ भस्म कर देगा। मतलब ये है कि जो कोई हमें कितनी भी रोकने की कोशिश कर ले, मगर हमारे मन में इतना गुस्सा है, हमारे मन में चीज़ों को बदलने की इतनी ज़्यादा ललक है कि चाहे हमें रोकने की कोई भी कोशिश कर ले, हम रुकने वालों में से नहीं है। जो भी हमारे सामने आएगा हम उसको क्षण भर में, थोड़ी ही देर में भस्म कर देंगे। जैसे ही ये आक्रोश फूटता है, हृदय में रुके क्रांति के गीत की तार निकल पड़ती है। उस ज्वलंत गीत के स्वर में सारे के सारे जो भी हमें रोकने की कोशिश करता है सब खत्म हो जाते हैं। जड़ता, रूढ़ियाँ, कुरीतियाँ पलक झपकते ही समाप्त हो जाती है। मतलब ये है कि कोई भी हमें हमारे जो क्रांति के गीत गाने से अगर रोकने की कोशिश करता है, चाहे वो कुछ भी कर ले, मगर हम रुकते नहीं हैं। हमारे मन से जो क्रांति की आग निकली है ना, वो सबको तहस नहस कर देगी, सबको ख़त्म कर देगी। अब आगे है, कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वनि, वही तान गाती रहती है कालकूट फणी की चिंतामणि। आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ, भ्रू विलास में महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूँ। पहले वही इनका वो देख लेते हैं मीनिंग इन सब शब्दों का। व्याप्त का मतलब होता है कणकण, कणकण मतलब होता है हर एक पार्टिकल में। व्याप्त है मतलब हर एक पार्टिकल में, इंसान के हर जगह समाया हुआ है, व्याप्त है एक ऐसी आवाज़। कालकूट, कालकूट जो है ना, यहाँ पे कालकूट का मतलब होता है विष यानी कि पॉइजन। और फणी का मतलब होता है जो ऐसे ही होता है ना, नाग की फणी, शेषनाग। और चिंतामणि, मणि रूप चिंता, मतलब चिंतामणि का मतलब है मणि के रूप में जो चिंता होती है। और तो इसका क्या है यहाँ पे देखिए, कण कण में है व्याप्त वही स्वर, तो मतलब इंसान के पार्टिकल एक एक कण में वही स्वर व्याप्त है। रोम रोम गाता है वह ध्वनि, तो वही ध्वनि जो क्रांति की ध्वनि है वो हमारे शरीर का रोम रोम जो है वो गा रहा है। मतलब क्रांति की ध्वनि हमारे शरीर का रोम रोम गा रहा है। और फिर इसमें चिंतामणि, मणि रूपी जो चिंता है, और भूविलास मतलब अब इसमें जो है भू, अब यहाँ पे देखिए ये रहा भ्रूविलास। भ्रूविलास का मतलब होता है भ्रकुटी का इशारा, मतलब आँख के ऊपर जो होती है ना उसके इशारे से। पोषक सूत्र मतलब शांतिदायक तत्व होता है। परख का मतलब होता है कि हमारी पहचान। तो इसमें क्रांति का स्वर जो है, इसमें राइटर कहते हैं क्रांति का स्वर समस्त जगत के कण कण में समा जाता है, फिर हर ओर से उसी की प्रतिध्वनि सुनाई देने लगती है। जिस प्रकार शेषनाग मणि की चिंता में डूबा रहता है, उसी तरीके से समस्त मानव समाज नवनिर्माण के चिंतन में डूब जाता है। कवि समाज में बदलाव लाने वाली परिस्थितियों से पूर्व परिचित है, अतः वह कहता है कि विचार तथा नजरिए में आए एक परिवर्तन से महाविनाश आरंभ हो जाएगा और उसके बाद ही राष्ट्र तथा समाज का नवनिर्माण संभव हो सकेगा। तो ये कहते हैं कि क्रांति का स्वर जो है वो हर जगह कण कण में फैला हुआ है, उसकी ध्वनि हर जगह से सुनाई दे रही है। जैसे शेषनाग मणि की चिंता में डूबा रहता है, उसी तरीके से समाज नव निर्माण के चिंतन में डूबा है। मतलब समाज को भी नया निर्माण चाहिए। और कवि कहते हैं कि स्थितियाँ पहले जैसी नहीं रहेंगी, बदल जाएंगी, और इसलिए हमें अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। राष्ट्र का दोबारा निर्माण होकर रहेगा। ये कविता लिखी है बालकृष्ण शर्मा नवीन ने। थैंक यू।